नमस्कार दोस्तों, एकलव्य प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता का जो पहला पार्ट था वो उसमें हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। सेकंड पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो पार्ट है वो तीसरा है। इसकी यदि पहले आपको देखना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज्वाइन कीजिए। उन दोनों को समझने के बाद आप समझ पाओगे कि तृतीय भाग में हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो तृतीय भाग में क्या पढ़ाने जा रहे हो उसकी एक रूपरेखा तय कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे आज हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन। क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता उस समय का अपने आप में एक देश था जिसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। तो देश था एक प्रकार से मान लीजिए कि उस समय हड़प्पा सभ्यता एक देश मान लीजिए, एक राज्य मान लीजिए। तो भाई उसमें जनसंख्या रहती होगी, तो जनसंख्या का सामाजिक जीवन भी होता है, जनसंख्या का राजनीतिक जीवन भी होता है, जनसंख्या का सांस्कृतिक जीवन भी होता है। तो अब सामाजिक जीवन होता है तो समाज में कौन रहता है? महिलाएं रहती हैं, पुरुष रहती हैं। महिलाओं की एक्टिविटी क्या थी, पुरुषों की एक्टिविटी क्या थी? जब आप समाज में रहोगे तो समाज का क्या वर्गीकरण था, क्या उसका विभाजन था? तो विभाजन का आधार क्या था? जैसे आज वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था अस्तित्व में है, चली आ रही है। तो क्या उस समय ऐसा कोई विभाजन था? आज आज महिलाओं की स्थिति क्या है, तो उस समय महिलाओं की स्थिति क्या होगी, ये भी पता करना है। मैंने क्या कहा था आप लोगों के लिए कि इतिहास को यदि आपको समझना है तो पहले खुद को समझ लीजिए, यानी आज के एनवायरनमेंट को समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि हमें हड़प्पा सभ्यता का क्या पढ़ना है आज। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता में क्या है? इसका सामाजिक जीवन भी है, सामाजिक जीवन, इसका राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन, देखो मोटे तौर पर इतिहास को पढ़ने के लिए जब आप इतिहास पढ़ते हो तो मोटे तौर पर किसी भी व्यक्ति के जीवन को 3 भागों में ही बांटे। सांस्कृतिक जीवन मैंने जोड़ दिया है आपकी समझ के लिए, क्योंकि हमारी ये 3 पार्ट हमारे प्रेम्बल में है। एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ये हमारे प्रेम्बल में दिए गए। चूंकि सांस्कृतिक जीवन एक प्रकार से सामाजिक जीवन का ही हिस्सा होता है। क्या होता है? सांस्कृतिक जीवन एक सामाजिक जीवन का ही हिस्सा होता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज फ्यूचर, यदि आपको पास्ट को समझना है तो पास्ट की और प्रेजेंट की आप क्या कर दें, तुलना कर दें। पास्ट और प्रेजेंट की जब आप तुलना करोगे तो आप पाओगे कि पास्ट के आपको दर्शन हो जाएंगे। जिस तरीके से आप ईश्वर के पास जाते हो, पूजा वगैरह करते हो, तो कहते हैं हम दर्शन करके आए हैं। मतलब तुम, दर्शन का मतलब होता है सत्यता से, कि आपको सत्य के दर्शन हो गए हैं, है ना। तो जब आप किसी भी चीज के पास्ट को प्रेजेंट को समझते हो, आज के प्रेजेंट को समझ लोगे कि तो पास्ट को समझ जाओगे। आज प्रेजेंट में एक हमारा देश है, देश में क्या रहती है? जनसंख्या रहती है। और देश में क्या रहती है? जनसंख्या रहती है। तो जनसंख्या का क्या है? आज हम लोग जनसंख्या हैं, हमारा देश है, हमारे इस देश में जनसंख्या रहती है। तो प्रत्येक जनसंख्या, प्रत्येक नागरिक का सामाजिक जीवन भी है, आर्थिक जीवन भी है और राजनीतिक जीवन भी है। मतलब आज के व्यक्ति का सामाजिक जीवन भी है, राजनीतिक जीवन भी है और आर्थिक जीवन भी है। तो उसी प्रकार से पास्ट में हड़प्पा सभ्यता भी एक देश था, एक प्रकार से हड़प्पा भी एक देश था, है ना, और उसमें भी जनसंख्या रहती थी। तो प्यारे बच्चों, क्या इस जनसंख्या का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन नहीं होगा? होगा ना। तो मैं आपको जो भी पढ़ाता हूं ना, उसको पूरी तरीके से क्लियर करता हूं ताकि आपके मन में कभी ये विचार ना आए कि मतलब ऐसे कैसे सर बंटवारा कर देते हैं, हमें समझ में क्यों नहीं आता है।
देखो, पढ़ने का मतलब ये होता है जब तक आपके दिमाग में आपके तर्क और विवेक पर कोई बात ना उतरे तो फिर पढ़ना जायज नहीं है। पढ़ने का मतलब होता है पूरे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके दिमाग में क्या सही तरीके से फिट बैठ रहा है, मतलब उसका आपके दिमाग में पाचन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस नो। यदि हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं और आपके दिमाग में उस चीज का पाचन हो रहा तो आप समझ लीजिए कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन की। तो कैसा था हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, उसको देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था, तो समाज में देखो, समाज में क्या होता है, इसका विभाजन, इसके समाज का विभाजन था कि नहीं था, और विभाजन था तो कितने भागों में ये समाज बटा हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता का समाज 4 भागों में बटा हुआ था। कहना सर आपको कैसे पता कि 4 भागों में हड़प्पा सभ्यता का समाज बटा हुआ था? तो बेटा बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बताने वाला हूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विभाजन था वो 4 वर्गों में कैसे विभाजित था। पहला कौन था? विद्वान था। कौन था? विद्वान। और दूसरा कौन था बेटा? योद्धा था। कौन था बेटा? योद्धा था। तृतीय कौन था बेटा? व्यापारी वर्ग था। कितना? व्यापारी वर्ग था। और चतुर्थ कौन था बेटा? व्यापारी वर्ग के अलावा श्रमिक वर्ग था। क्या था? श्रमिक वर्ग था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो विभाजन था वो वर्गीय विभाजन था। क्या था? वर्गीय विभाजन था, ना कि कोई वर्ण व्यवस्था थी। ऐसा हमें नहीं पता चलता है। क्यों पता नहीं चलता है? आपको प्यारे बच्चों हमने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जानकारी 2 आधारों पर उसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। चूंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि हम नहीं पढ़ पाए तो इसकी जानकारी हमें साहित्यिक साक्ष्यों से नहीं मिलती है। टोटल तरीके से हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से ही इसकी जानकारी उपलब्ध होती है। अभी पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं हमने पहले चैप्टर में, पहले भाग में काफी अच्छे से इसके बारे में चर्चा की है। प्रागैतिहासिक काल में भी हमने पुरातात्विक साक्ष्यों की चर्चा की है। मानव जो अवशेष छोड़ जाता है उनको पुरातात्विक साक्ष्य समझ लीजिए। जैसे जैसे आभूषण हुए, मनके हुए, कुछ भी हुआ ये पुरातात्विक साक्ष्य हुए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुई, ईंटें हुई, ये बाट हुए, मतलब मानव जैसे पुरातात्विक साक्ष्य होता है, मतलब छोटी छोटी वस्तुएं जो दैनिक जीवन में प्रयोग में लाई जा रही थी। तो बेटा हमें इनकी जानकारी मिलती है पुरातात्विक साक्ष्यों से। जैसे जैसे कैसे पता चलता है बेटा? तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। अग्निवेदिकाओं का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, जहां पर हवन कुंड किए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो भाई धार्मिक अनुष्ठान कोई करवाता होगा और जो करवाता होगा वो विद्वान रहा होगा, यानी पुरोहित रहा होगा। तो विद्वान को ही आप पुरोहित कह सकते हो। तो देखो कहां से हमने पता किया कि वहां पर यज्ञ वगैरह के, मतलब वहां पर हवन कुंड पाए गए हैं, अग्निवेदिकाएं पाई गई हैं। उनसे पता चलता है कि वहां पर एक विद्वान वर्ग भी उपस्थित था जिसे पुरोहित कहा जाता था, जिसका कार्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठानों को करवाना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या था बेटा? योद्धा वर्ग। अब कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि वहां पर कुछ हथियार मिले हैं, कुछ उपकरण मिले हैं, इससे पता चलता है। हालांकि घातक हथियार नहीं मिले हैं, और जब घातक हथियार नहीं मिले हैं तो ये सभ्यता शांति प्रिय रही होगी, यहाँ के लोग काफी शांति वाले थे। ठीक है, तो योद्धा वर्ग आ गया। अब व्यापारी वर्ग जो है, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और नगर की ऑक्सीजन क्या होता है? व्यापार। तो ये व्यापारिक वर्ग भी रहा होगा, क्योंकि वहां पर मन के बनाने की फैक्ट्रियां थी, चूड़ियां बनाने की फैक्ट्रियां थी, पत्थर के उपकरण बनाने की फैक्ट्रियां थी, धातुओं की मूर्तियां बनाने की फैक्ट्रियां थी, इतनी सारी फैक्ट्रियां थी। तो फैक्ट्रियों में क्या होता है? छोटी छोटी वस्तुएं बनते हैं, उनको बेचा जाता है, और बेचता कौन है? व्यापारी। तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग मौजूद रहा होगा। ठीक है, इसके बाद श्रमिक वर्ग। अब आपने पता है कि मैंने एक नगर वर्ड का यूज किया है। मैंने क्या किया है? नगर वर्ड का यूज किया है। तो नगर में कौन रहता है? नगर में क्या होता है? जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर गांव, और यहाँ पर क्या आ गया? नगर। प्यारे बच्चों याद रखना, गांव के जो मकान होते हैं वो कच्चे होते हैं पहले, आज तो नहीं मैं कह रहा हूं, वरना आप आज को लेके बैठ जाओ
क्या होते हैं, कच्चे। लेकिन नगर में क्या होते हैं, बिल्डिंग क्या होती हैं, काफी ऊंची होती हैं। बिल्डिंग क्या होती हैं, ऊंची होती हैं, कई मंजिला होती हैं, है ना। ऐसे बिल्डिंग क्या होती हैं, ऊंची होती हैं। इन बिल्डिंगों को बनाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, यस या नो, पड़ेगी। नालियां बनाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए श्रमिक वर्ग यानी मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर इनसे एक मोटे मोटे तौर पर आशय लगाया जाता है कि यहाँ पर मजदूर वर्ग भी था। योद्धा वर्ग में यहाँ पर किला या दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, क्या मिले हैं, किला या दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। और किले में कौन रहता है, दुर्ग में कौन रहता है, शासक। शासक यानी शासक क्या करता है, किंग क्या करता है, युद्ध करता है। तो यहाँ पर कौन था, योद्धा वर्ग भी था। आई होप, मुझे आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक जीवन जो होता है, सामाजिक जीवन में आपको पता है कि आज महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं को लेकर कितने कैंपेन चलाए जा रहे हैं, कैंपेन कितनी योजनाएं निकाली जा रही हैं। देखिए आप, तरह तरह की सरकार गवर्नमेंट योजनाएं निकाल रही, कैंपेन चला रही, जागरूकता चला रही है, जागरूकता अभियान चला रही है। क्यों, क्योंकि महिलाओं की स्थिति बेटर नहीं है पुरुषों की अपेक्षा। महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा बेटर नहीं है। महिलाएं समाज का एक अभिन्न अंग मानी जाती हैं। जब महिलाओं की स्थिति आज उतनी अच्छी नहीं है तो हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति कैसी रही होगी, हमें ये भी तो पता करना होगा। तो यहाँ पर यदि हम महिलाओं की स्थिति की बात करें, महिलाओं की स्थिति की बात करें तो हमें अनुमान लगाना होगा। स्थिति की बात कर रहे हैं हम, महिलाओं की स्थिति की बात कर रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी रही थी। देखो, इस सभ्यता में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, फिर से मेरी बात को समझना। वोमैन की मूर्तियां मैन की अपेक्षा क्या मिली हैं, कम मिली हैं। मैन की अपेक्षा क्या मिली हैं, कम मिली हैं। मैंने मोई किस साइड खोल दिया, इस साइड। अर्थात ये सभ्यता क्या थी, मातृसत्तात्मक थी। क्या थी, मातृसत्तात्मक थी। मतलब यहाँ पर माता को ज्यादा वरीयता दी जाती थी पुरुषों की अपेक्षा। मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं कि आज की अपेक्षा उस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी रही होगी, समतामूलक समाज रहा होगा। इससे पता क्या चलता है, इस मातृसत्तात्मक से क्या पता चलता है कि उस समय जो समाज था समतामूलक होगा। मतलब लैंगिक भेदभाव उतना ज्यादा नहीं होगा जितना लैंगिक भेदभाव वर्तमान में देखने को मिलता है ना। मैं हमेशा हर चीज को पास्ट को कोरिलेट किससे कर रहा हूं, प्रेजेंट से कर रहा हूं, और प्रेजेंट को कोरिलेट किससे कर रहा हूं, पास्ट से कर रहा हूं। इसका मतलब है बेटा आपको भी करना है, पढ़ने से ज्यादा आपको अपने दिमाग के स्तर को, अपने दिमाग को जूम करना है। क्या करना है, जूम करना है। दिमाग से कुंद मत बनिए, कुंद बनने से आपको कोई फायदा नहीं। आपको रटने से कुछ फायदा नहीं होगा। आप रटने से तोते बन जाओगे। वो तोते कौन होते हैं, जो गधे होते हैं। आपको तोते नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, आपको एक चाणक्य टाइप का व्यक्ति बनना है जिसके पास काफी अच्छा दिमाग था, विवेक था, है ना। तो इन चीजों को देखना है। तो महिलाओं की स्थिति क्या थी, इसके बाद थी। अब बेटा एक चीज और पॉइंट आता है कि समाज में मनोरंजन के साधन भी होते हैं। भाई समाज जो होती है, भाई तरह तरह के उत्सव मनाती है, बोर हो जाते हैं लोग। आज जब आप बोर हो जाते हो, आज भी तो आप भी तो समाज में रहते हो। आज समाज बोर होती है, समाज का अंग तुम हो। आज तुम बोर होते हो तो क्या करते हो, मोबाइल चलाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, आईपीएल देखते हो, या फिर कुश्ती करते हो, तरह तरह की एक्टिविटियां करते हो कि नहीं करते हो, बोरिंग वाले माहौल से निकलने के लिए। तो भाई यहाँ पर यदि हम बात करें कि बेटा इनके मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, तो बेटा इनके मनोरंजन के जो साधन थे वो था पांसे का खेल। इनका प्रमुख खेल था पांसे का खेल। ये पांसे का खेल खेलते थे। क्या खेलते थे, पांसे का खेल। दूसरा खेल के और क्या था इनका, शिकार करना। ये लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, क्योंकि हड्डियां मिली हैं। पांसे का खेल, शिकार करते थे, ये शिकार करना। तीसरी बात, ये क्या करते थे, पशुओं को लड़ाते थे। पशुओं को आपस में लड़ाना इनका एक शौक होता था, ठीक है। तो पशुओं को लड़ाना, पशुओं की फाइटिंग करवाना, पशुओं की फाइटिंग करवाना यानी लड़ाई करवाना, है ना। तीसरी बात, मछली पकड़ना इनका एक शौक था। मछली पकड़ना क्या था,
मछली पकड़ना भी इनका क्या था, एक शौक था। ठीक है, ये हम क्या बता रहे हैं आपको बेटा, मनोरंजन के साधन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, मनोरंजन के साधन बता रहे हैं। तो मछली पकड़ना, इसके अलावा मनोरंजन के लिए ये संगीत का भी प्रयोग करते थे। क्या करते थे, संगीत का प्रयोग करते थे। कैसे पता चला है कि भाई ये संगीत का प्रयोग करते रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर सारंगी और बीड़ा, जो बीड़ा है और सारंगी है, इसके हमें आपसे मतलब क्या मिले हैं, मतलब ये उपकरण मिले हैं। उपकरण का मतलब यहाँ आप ये लिख सकते हो कि इनकी मोहरों पर या फिर उन पर इनके चित्र मिले हैं। और चित्र किसका बना पाओगे, जो चीज तुमने देखी होगी उसी की, तो उसी की इमेज बना पाओगे। तो यहाँ पर सारंगी, सारंगी और बीड़ा, बीड़ा ये दोनों को जानते थे ये। और जब ये बजाओगे तो मुंह से संगीत निकलेगा या नहीं निकलेगा, बीड़ा बजाओगे तो सोचो, बीड़ा के और सारंगी से परिचित थे। दूसरी बात, आप संगीत किस पे करोगे, संगीत किस पे करोगे, नृत्य पे। आप संगीत किस चीज पर गाओगे, और संगीत जब गाओगे तो नृत्य भी करोगे। तो यहाँ पर देखो नृत्य, यहाँ पर नृत्य भी होता था। क्या होता था, नृत्य भी होता था। कैसे पता चला कि यहाँ पर नृत्य होता था, तो इसके लिए भी आप समझ लीजिए कि देखो नृत्य कैसे होता था। हड़प्पा से, हड़प्पा से एक नर्तक पुरुष की मूर्ति मिली है, नर्तक युवक की मूर्ति मिली है जो नृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, नर्तक युवक की मूर्ति मिली है। तो आप समझ जाओगे कि भाई जब नर्तक युवक की मूर्ति मिली है तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते रहे होंगे, नृत्य करते रहे होंगे। वहीं मोहनजोदड़ो से क्या मिली है बेटा, मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की बनी, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। और इनसे हम मोटा मोटा एक मोटे तौर पर आशय लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई यहाँ के लोग क्या रहे होंगे, क्या रहे होंगे बेटा। इसके मतलब मनोरंजन के साधनों से भी क्या थे बेटा, यहाँ के लोग परिचित थे। अब समाज का एक कड़वा सत्य भी होता है, यदि आपने जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु भी होनी है। समाज का एक कड़वा सत्य होता है कि नहीं होता है, यदि आपने जन्म लिया है तो आपकी क्या होनी है, मृत्यु होनी है। तो आज जब मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद क्या होता है हमारी बॉडी का, या तो जला दिया जाता है, या दफना दिया जाता है, या फिर हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया जाता है ना। तो उस समय जब इंसान मर जाता था तो उस समय वो क्या करते थे, क्या वो भी जलाते थे, क्या वो भी दफनाते थे, या वो भी किसी को डोनेट कर देते थे। ये आपके, मैं क्या कर रहा हूं, पास्ट को और प्रेजेंट को एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा हूं, एक दूसरे की एक कंपेयर कर रहा हूं, और फिर उन कंपेयर करके मैं जानकारी को आपके समक्ष रख रहा हूं, ताकि आप इतिहास पढ़ने की जो आपकी पुरानी स्ट्रेटजी है उसको बदल सको। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जब ये स्ट्रेटजी बदलोगे तो आप पाओगे इतिहास ही नहीं, सारे सब्जेक्ट में आप अब लाने लगे हो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता में मतलब सामाजिक जीवन तो था ही, वो तो हम बता चुके हैं। सामाजिक जीवन में भाई मरने के बाद क्या होता है, जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, और मृत्यु होगी तो सबके साथ उस समय क्या किया जाता, आज क्या किया जाता है वही उस समय किया जाता रहा होगा। या सुनो, मतलब देखो, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर क्या सामाजिक जीवन में क्या होता था, अंत्येष्टि संस्कार। क्या होता था, अंत्येष्टि संस्कार। अब आज की कंपेयर करो उस जमाने से, प्रेजेंट के और पास्ट की कंपेयर करो, तो प्रेजेंट में क्या होता है, जब हम मर जाते हैं तो हमारे सबको दफना दिया जाता है। यदि आप दफनाते नहीं हो तो आप जला दिया जाता है, और फिर जला नहीं दिया जाता है तो वे एक और तीसरी मेथड क्या है जो पारसियों में प्रचलित है, ना तो दफनाया जाता है पूरी तरीके से और ना ही पूरी तरीके से जलाया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, आंशिक समाधिकरण किया जाता है। तो उस समय क्या किया जाता था, अंत्येष्टि संस्कार की 3 मेथड थी। पहली मेथड जो थी वो थी पूर्ण शवाधान। पूर्ण शवाधान का मतलब होता है मृतक के शरीर को पूरी तरीके से दफना देना, मृतक के शरीर को पूरी तरीके से दफना दिया जाता था। और ये जो पद्धति थी, ये पूर्ण शवाधान की जो पद्धति थी,
हड़प्पा सभ्यता में, वो कहाँ प्रचलित थी बेटा? वो प्रचलित थी आपकी हड़प्पा में। ये पूर्ण समाधान की मेथड कहाँ थी? हड़प्पा में थी। और हड़प्पा से एक कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है, जिसे R37 कहा गया। मतलब यहाँ पर 37 कंकाल तंत्र मिले हैं। क्या मिले हैं? 37 कंकाल तंत्र को ऐसा मिला है कि 37 कंकाल तंत्र को यहाँ पर दफनाया गया था, तो इसे कब्रिस्तान 37 या R37 के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्ण समाधान देखो, इसके अलावा यहाँ पर दूसरा क्या होता था? यहाँ पर दूसरा क्या होता था बेटा? दाह संस्कार। क्या होता था? दाह संस्कार। दाह का संस्कार का मतलब क्या होता है? जला देना। बॉडी को क्या कर देना? जला देना। और बॉडी को, आज भी बॉडी को जलाया जाता है, उस समय भी बॉडी को जलाया जा रहा था। तो जब दाह संस्कार, बॉडी को कहाँ जलाया जाता था? किस शहर में जलाया जाता था? तो वो था बेटा मोहनजोदड़ो। क्यों सर कहना? आपको सर कैसे पता? तो बेटा मोहनजोदड़ो से किसी भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और जब मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान के या अस्थि पंजरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, या फिर कंकाल तंत्रों के ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिनको दफनाया गया, तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर पूर्ण समाधिकरण थी, दफनाया जाता था? तो इससे तो यही आशय हम लोग लगा सकते हैं कि यहाँ पर जलाने की परंपरा रही होगी। आज क्या रही होगी? जलाने की परंपरा रही होगी। अब तीसरा है बेटा आंशिक समाधिकरण। क्या है बेटा? आंशिक समाधिकरण। क्या है बेटा? आंशिक समाधिकरण। और आंशिक समाधिकरण में क्या होता था बेटा? आंशिक समाधिकरण में देखो, आंशिक समाधिकरण में जब लोग मर जाते थे, व्यक्ति मर जाते थे, तो उनकी बॉडी को किसी बाड़े में फेंक देते थे, मतलब कचड़ा घर में फेंक आते थे। वहां पर छोटे छोटे कुत्ते वगैरह, जीव जंतु वगैरह उनको खा जाते थे। खाने के बाद जो कंकाल तंत्र बचता था उसको दफना दिया जाता था। तो इसको कहा गया आंशिक समाधिकरण। ना तो पूरी तरीके से दफना, इसको आंशिक मतलब, अंश का मतलब क्या होता है? छोटा सा हिस्सा। मतलब शरीर पूरा खा गए लोग बाग, पूरा खा गए जानवर, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा जो शरीर का बचा, जो धातु शरीर की बची, उसको आपने मिट्टी में दफना दिया, गड्ढा करके दफना दिया गया। उसी को कहते हैं बेटा आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का मतलब होता है पहले जानवरों से आपके शरीर को खिला देना और बाद में जो अस्थियां बची हैं उनको दफना देना। ये क्या कहलाता है बेटा? आंशिक समाधिकरण। क्या है ना सर? देखो, पूर्ण समाधिकरण मुस्लिमों में प्रचलित है, आज भी ये परंपरा जारी है। देखो, सामाजिक जीवन का ये भी हिस्सा है। आज दाह संस्कार हिंदुओं में प्रचलित है, जैनों में प्रचलित है। वहीं आंशिक समाधिकरण पारसियों में प्रचलित है। या सुनो, हालांकि पारसी लोग अब जागृत हो रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में, यदि आप इन्वायरमेंट में ऐसे डालोगे तो काफी बदबू आएगी और कीटाणु, जो जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया, वायरस जन्म लेंगे, उससे लोगों को हानि होगी। इसके कारण हालांकि धीरे धीरे कुछ लोग इसको बंद करते जा रहे हैं। तो देखो, आज जब हमने कंपेयर की, किसकी बात की? कंपेयर की, तभी तो हम निकाल पाए कि भाई आज जो अंत्येष्टि संस्कार हो रहे हैं ये जीवन का सत्य है कि आप जन्म लिए हो तो आपको मरना है, और मरना है तो आपको इन 3 माध्यमों के द्वारा आपकी बॉडी को, मतलब क्या करना है आपकी बॉडी को? मतलब पूरी तरीके से डिकम्पोज करना है। मतलब पूरी तरीके से आपकी उस बॉडी को पंच तत्वों में, मिट्टी में मिलाना है। तो उस मिट्टी में मिलाने के लिए इन 3 मेथड का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा आप समाज में रहोगे तो आप आभूषण भी पहनोगे, वस्त्र भी पहनोगे। क्या ऐसे घूमोगे? ठंड से कैसे बचोगे फिर, है कि नहीं? तो फिर आपको क्या करना है? वस्त्र भी पहनना है। क्या करना है? उस समय के लोग वस्त्र भी पहनते थे। क्या आज के लोग वस्त्र पहनते हैं? यस, पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं। तो उस समय के, आज के सामाजिक जीवन में क्या पहनते हैं? वस्त्र पहनते। तो उस समय के लोग भी वस्त्र पहनते थे। तो उस समय के जो लोग बाग थे वो वस्त्र किसके पहनते थे? तो देखो, वो उस समय के जो वस्त्र पहनते थे, उस समय के लोग वो सूती वस्त्र भी पहनते थे, सूती कपड़े भी पहनते थे, और ऊन के बने हुए कपड़े भी पहनते थे। किसके बने हुए कपड़े पहनते थे? ऊन के बने कपड़े भी पहनते थे। अब कैसे? सूती के लिए
कपास, कपास के साक्ष्य इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये सूती वस्त्र भी पहनते रहे होंगे। क्या पहनते रहे होंगे? सूती वस्त्र भी ये क्या करते रहे होंगे? पहनते रहे होंगे। और इसके हमें काफी साक्ष्य भी मिले हैं अलग अलग नगरों से। इसके अलावा समाज का एक हिस्सा आभूषण भी होता है। क्या होता है? समाज का एक हिस्सा आभूषण भी होता है। तो क्या ये आभूषण पहनते थे? बिल्कुल पहनते थे बेटा। आभूषण प्रेमी पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी। देखो आप, उस समय की महिलाएं भी आभूषण प्रेमी थी, वोमेन भी थी और मैन भी थे, दोनों पहनते थे। और वस्त्रों में जो महिलाएं थीं वो क्या करती थीं? मतलब उनके जो कपड़े थे वो स्कर्ट नुमा वस्त्र पहनती थी, ऊपर से शाल ओढ़ती थी। क्या ओढ़ती थी? ऊपर से शाल ओढ़ती थी। आभूषण में महिलाएं क्या पहनती थी? देखो, मनके बनाने के कारखाने मिले। मनके क्या कहलाते? गुड़िया। गुड़ियों को धागों में बांध दो तो क्या बन जाती है? माला। तो ये क्या करती थी? माला भी पहनती रही होगी, बाजूबंद भी पहनती रही होगी और बाजूबंद भी पहनती रही होगी। ये लोग आभूषण में, ये लोग लिपस्टिक भी लगाती थी। लिपस्टिक का मतलब क्या होता है? लिपस्टिक कहाँ से मिली है? लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अंजन सलिका, काजल भी लगाती रही होंगी। अब पुरुषों में देख लो, पुरुष भी आभूषण प्रेमी थे, ये भी पहनते थे। आभूषण किसके बनाए जाते थे? अब ये भी प्रश्न आता है कि भाई आभूषण किसके बनाए जाते थे? तो आभूषण बनाए जाते थे, सोने के बनाए जाते थे, चांदी के बनाए जाते थे, चांदी के, तांबे के भी बनाए जाते थे और इसके बाद मिट्टी के भी बनाए जाते थे, हड्डियों के भी बनाए जाते थे। जो व्यक्ति जैसा, मतलब कोई व्यक्ति अमीर है तो वो सोने के पहनेगा, जो गरीब है वो हड्डियों के, मिट्टियों के पहन लेगा। तो मतलब इनके जो आभूषण थे वो इन तरीके से मतलब बनाए जा रहे थे। तो आई होप, मैं समझता हूं कि आप लोगों ने सामाजिक जीवन को बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, और मैं आगे बढ़ूं फिर। ठीक है, एक मिनट। इसके बाद करते हैं हम आर्थिक जीवन की बात। क्या बात करते हैं बेटा? आर्थिक जीवन की बात करते हैं। आर्थिक जीवन की एक्टिविटियां क्या होती? आर्थिक जीवन का मतलब होता है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन। यदि आपके पास धन नहीं है तो सामाजिक जीवन भी नहीं होगा। यदि आपका आर्थिक जीवन मजबूत है तो आपका सामाजिक जीवन भी मजबूत होगा। आर्थिक जीवन का मतलब होता है आप धन से मजबूत हो तो आप समाज में भी मजबूत होगे, आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपकी सम्मान होगी। और जब समाज में मजबूत होगे तो आपकी पॉलिटिकल लाइफ भी काफी मजबूत होगी, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। या सुनो, आपके घर में समृद्धि होगी। तो हर साल जो आर्थिक जीवन होता है वो पूरे जीवन की नींव होता है। कोई भी व्यक्ति सपने भी सोचता है तो आर्थिक जीवन के आधार पर सोचता है। कोई व्यक्ति को क्या बनना है, क्या बनना है? जैसे आपके पास करोड़ों रुपए है तो आप थोड़ी छोटी मोटी पढ़ाई करोगे, आप बहुत बड़े, मतलब कुछ बहुत बड़ा करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो धन कह रहा है कि तुम बड़ा सपना देखो। अब किसी के पास कपड़े खाने के लिए धन नहीं है तो फिर वो सपना कैसे सोच पाएगा? तो यदि आपको सपने सोचना है तो भारत को, यदि आज हमारे भारत को अच्छे अच्छे सपने देखना है तो पूरी गवर्नमेंट को, भारत की गवर्नमेंट को पहले आर्थिक आधार पर समानता लानी होगी। तब व्यक्तियों का जीवन बेहतर रूप से अच्छा हो पाएगा। क्योंकि अर्थ क्या होता है? सामाजिक जीवन को बदलता है, समाज को बदलता है। और समाज क्या करती है? व्यक्ति को समृद्ध बनाती है। और जब व्यक्ति को समृद्ध बनता है तो फिर समाज में क्या आती है? समाज नवाचार आती है, विज्ञान आती है, एजुकेशन, बहुत अच्छा सिस्टम होता है, देश काफी तरक्की करता है। आर्थिक का मतलब है यहाँ आर्थिक जीवन से, और अर्थ का मतलब होता है धन से। यदि आपके पास धन नहीं है तो आपको समाज में क्या नहीं होगी? आपकी प्रतिष्ठा नहीं होगी, लोग आपको नहीं जानेंगे, लोग आपको नहीं पूछेंगे, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो आपको धन अर्जित करोगे तब आपकी समाज में प्रतिष्ठा अच्छी होगी, और समाज में जब अच्छी प्रतिष्ठा होगी तो आपके घर में भी समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी तो समाज में नवाचार आएगा। क्या आएगा? नवाचार आएगा, विज्ञान आएगी। क्या आएगी? विज्ञान आएगी।
और इसके साथ क्या होगा, समानता आएगी। समानता मतलब लैंगिक भेदभाव मिटेगा, जाति व्यवस्था जैसी चीजें आएंगी। तो हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, पहले आर्थिक समानता लाना जरूरी है, धन का समान वितरण करना बहुत जरूरी है। और इसी को हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आर्थिक जीवन को। ठीक है, तो आर्थिक जीवन जब हम पढ़ेंगे तो आर्थिक जीवन के कई आयाम होते हैं। पहले तो हम फ्रेमिंग कर लेते हैं कि आपके पास आर्थिक जीवन का मतलब होता है धन। तो आपके पास धन कहाँ कहाँ से आता है। आर्थिक जीवन का मतलब होता है धन, तो आपके परिवार में ये धन कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो भाई आपके परिवार में कृषि से आ रहा है धन। किससे आ रहा है, कृषि से आ रहा है। पशुपालन से भी आ रहा है, गांव के लोग भाई कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं। और भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है, गांव में रहती है। तो गांव में कौन करते हैं, कृषि करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी कृषि करते रहे होंगे। भाई वो क्या खाएंगे जब कृषि नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, पशुपालन भी करेंगे। और पशुपालन भी करेंगे, साथ में कुछ लोग व्यापार भी करेंगे। क्या करेंगे, व्यापार भी करेंगे। यहाँ के लोग कुछ व्यापार भी करते रहे होंगे। ठीक है, क्या करते रहे होंगे, व्यापार भी करते रहे होंगे। कुछ लोग उद्योग भी लगाए रहे होंगे, उद्योगों में उद्योग भी होंगे। यहाँ पर उद्योग तो वैसे ही थे, चूड़ियां बनाने के उद्योग, फैक्ट्रियां थी, मन के बनाने के फैक्ट्री, पत्थर के बनाने की फैक्ट्री, मूर्तियां बनाने की फैक्ट्री, नाना प्रकार की यहाँ पर फैक्ट्री थी। क्योंकि नगर था, नगर में क्या होती है, फैक्ट्रियां होती, गांव में थोड़ी फैक्ट्रियां होती हैं। तो बेटा जो हड़प्पा सभ्यता था वो उसके कुछ लोग गांव में रहते थे, कुछ लोग शहर में रहते थे। तो कृषि, पशुपालन और व्यापार और उद्योग। तो हम इनकी एक एक क्रम में बात कर लेते हैं। पहले हम कृषि की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की। पहले हम क्या करते हैं, कृषि की बात करते हैं। तो अब जब हम कृषि की बात करेंगे, जब हम कृषि की बात करेंगे तो इसमें हमें 2-4 पॉइंट लिख लेना बहुत जरूरी होगा कि मतलब यहाँ पर यहाँ की कुल कितनी फसलों, मतलब आज कितने प्रकार की फसलें भारत में उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये लोग कुल कितनी फसलों से परिचित थे, कुल फसलें कितनी थी जिनसे ये परिचित थे। इन फसलों की संख्या थी 9। क्या थी बेटा, 9। आपको सिर्फ संख्या याद रखनी है, बाकी जो मोटी मोटी फसलें हैं वो आपको हम बता देंगे। 9 प्रकार की फसलों से ये लोग क्या थे बेटा, परिचित थे। अब इनकी प्रमुख फसलें कौन थी बेटा, ये भी हमें पता करना है। तो इनकी जो प्रमुख फसलें थी बेटा, प्रमुख फसलें थी, प्रमुख फसल जो थी वो प्रमुख फसल कौन कौन सी थी बेटा। उन प्रमुख फसलों में आप ले सकते हो गेहूं और जौ। क्या बेटा, गेहूं और जौ। क्या ले सकते हो, गेहूं और जौ। आप कहना सर इन दोनों में भी प्रमुख थी, तो इन दोनों में यदि प्रमुख थी तो ये सबसे ज्यादा प्रमुख थी और जो सेकंड नंबर पे थी। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन थी, तो आपने गेहूं और जौ बता दिया। लेकिन ऑप्शंस में गेहूं भी है और जौ भी है, तो आपको वरीयता किसको देना है, गेहूं को, जो दूसरे नंबर पे थी। ठीक है, तो कुल कितने प्रकार की फसलों को जानते थे। अब ये हो गई इनकी प्रमुख फसल। आप कंफ्यूज नहीं होगा ना। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से बन रहा है, इनकी मूल फसल कौन थी। प्रमुख और मूल फसल दोनों में डिफरेंट है। प्रमुख कौन होता है, प्रमुख कौन होता है, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है वो प्रमुख होता है। मूल का मतलब क्या होता है, मूल फसल कौन थी बेटा, मूल का मतलब होता है जिसका जन्म ही उसी क्षेत्र में हुआ हो। मान के चलो आज जैसे आप लोग कोई ऐसी फसल खाते हो कि जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता हो, ऐसी फसल खाते हो जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता हो, या सुनो, लेकिन वो विदेशों से मंगाई जाती हो और आप ज्यादा, मतलब जैसे आप, चलो ठीक है मैं आपको एक भारत का ही एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप केरल में रहते हो, कहाँ रहते हो, केरल में, और यूपी में। अब आप क्या करते हो, केरल में गेहूं को कोई नहीं जानता है, केरल में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन यह मुख्य भोजन इनका गेहूं है। इनका मुख्य भोजन क्या है, गेहूं है। तो अब ये गेहूं कहां से मंगाएंगे, उत्तर प्रदेश से। कहां से मंगाएंगे, मान के चलो उत्तर प्रदेश से। तो आप ये देख रहे हैं कि गेहूं क्या है बेटा, इनका मुख्य भोजन है, लेकिन उसका उत्पादन कहां नहीं होता है, केरल में नहीं होता है।
आप मान लीजिए केरल में गेहूं नहीं खाते हैं ज्यादा, मुझे ये भी पता है, लेकिन आप एक मिनट के लिए मान लीजिए कि गेहूं, यदि केरल के लोग सबसे ज्यादा गेहूं खाते हैं, क्या खाते हैं बेटा, केरल के लोग सबसे ज्यादा गेहूं खाते हैं, रोड, तो ये गेहूं केरल में तो उत्पादन नहीं होता है, और ये कहां से आ रहा है बेटा, कहां से आ रहा है, यूपी से। तो केरल वालों की मुख्य फसल कौन हो जाएगी, मुख्य खाद्यान्न क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। लेकिन ऐसी फसल जो केरल में ही उपजाई जाती है और वर्षों से उपजाई जा रही है, तो वो केरल की मूल फसल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मूल फसल हो जाएगी। जैसे यहाँ की मूल फसल क्या थी बेटा, यहाँ की जो मूल फसल थी बेटा वो कपास थी। क्या थी यहाँ की मूल फसल, कपास हुआ करती थी, ठीक है। और कपास का पहली बार उत्पादन, कपास का सर्वप्रथम उत्पादन हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। सर्वप्रथम उत्पादन हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया, हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया। अब मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि इसके पीछे की एक कहानी है। कपास का पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले प्रोडक्शन कहाँ हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा वासी कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी माने जाते हैं। इसी कारण यूनानियों ने भारत को इसे क्या कहा है, सैंदप क्षेत्र को सिंडन नाम दिया है। क्या नाम दिया है, सिंडन। कपास के उत्पादन के कारण यूनानियों ने सैंदप क्षेत्र को सिंडन नाम दिया है। क्या नाम दिया है, सिंडन नाम दिया है। क्या कहा है, सिंडन कहा है। किसको, सैंदप क्षेत्र को। क्लियर। तो कपास का उत्पादन के कारण। अब हमारी बात आती है कि मूल फसल के बाद भैया की कृषि के उपकरण कौन कौन से थे। जब भाई ये कृषि करते थे तो भाई हमें ये भी बता दो सर कि कृषि के उपकरण कौन से रहे होंगे, कृषि किससे की जाती रही होगी। तो अब कृषि के उपकरण उस समय से आज तक मिलना असंभव है भाई। मतलब 5000 साल पहले जो कोई चीज बनी है तो वो अभी तक कैसे रह जाएगी। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आप चित्र उसी चीज का बना पाओगे जो चीज आपने देखी होगी। यस नो, यस नो। आप चित्र या उसका मतलब उसकी कॉपी तभी बना पाओगे जब आपने उस चीज को देखा होगा। हमने कहा तुम शेर का चित्र बनाओ, अब तुमने शेर देखा ही नहीं है तो कैसे बनाओगे, यस नो, नहीं बना पाओगे ना। मैंने कहा कि तुम कल्लू का चित्र बनाओ, तुमने कल्लू को कभी देखा ही नहीं है तो चित्र कैसे बनाओगे, है ना। मैंने कहा तो उसी प्रकार से होता क्या है, कृषि के उपकरण में ये लोग हल का प्रयोग करते थे। हल से क्या करते थे, खेत की जुताई करते थे और फिर उसमें फसलों को बोते थे। अब कहना सर हल कैसे, तो बेटा बनवाली जो एक यहाँ का एक स्थान है, हड़प्पा सभ्यता का बनवाली एक नगर है, तो बनवाली से क्या मिला है, मिट्टी के खिलौने का हल मिला है। यस नो। और खिलौना उसी चीज का तो बना पाओगे ना जो देखा होगा। आज बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं तो छोटे छोटे ट्रैक्टर बच्चों को खेलने के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े एरोप्लेन चल रहे हैं तो छोटे छोटे एरोप्लेन मेले में आ रहे हैं कि बच्चे खरीदें ताकि छोटे छोटे बच्चे उनसे खेलें। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उन छोटी छोटी गाड़ियों को मार्केट में बेचा जा रहा है कि बच्चे उनसे खेलें। तो खिलौने किस चीज के बनाए जाएंगे, जो मतलब उस समय उस चीज को जब इन लोगों ने देखा होगा, है ना। तो ये क्या करें, मिट्टी के खिलौने का हल कहां से मिला है बेटा, बनवाली से मिला है। हल का साक्ष्य कहां से मिला है, बनवाली से। यहां से क्या मिला है, एक खिलौने का हल, बनवाली से हल के खिलौने का साक्ष्य मिला है। खिलौने का साक्ष्य मिला, एविडेंस मिला। साथ में ये लोग क्या काम करते थे, साथ में ये और क्या करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, कुदाल का। कुदाल से क्या होता है, जमीन को खोदा जाता है। हंसिया का प्रयोग करते थे।
किसका प्रयोग करते थे? फसल काटने के लिए हंसिया का प्रयोग करते थे। और किसका प्रयोग करते थे ये लोग? कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। तो ये सब इतनी सारी चीजों के मतलब एक कृषि उपकरण थे इनके पास। क्या थे इनके पास? कृषि उपकरण। अब कृषि करने के लिए आपको सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। देखो बेटा, कृषि करने के लिए आपको क्या पड़ेगी? सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो जैसे अब कृषि के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी? सिंचाई की आवश्यकता। तो सिंचाई में कौन कौन से साधन प्रयोग में लाए जाते थे? सिंचाई में कुआं का प्रयोग। सिंचाई के जो साधन थे वो कुआं था। आज सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से होती है। यस नो, किससे होती है? नलकूपों से। और इसमें उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। तो पहले कुआं होते थे और कुआं के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं। हर जगह से कुआं के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो कुआं से भी होती थी। और धौलावीरा तो खुद सफेद कुआं था। धौलावीरा का तो अर्थ ही है सफेद कुआं, है ना। इसके अलावा कुआं के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं बेटा? जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो आप कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कुएं के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। कितने कुएं मिले बेटा? इनकी संख्या है 500। कितने कुएं मिले बेटा यहाँ से? मोहनजोदड़ो से 500 कुएं मिले हैं। इसके अलावा जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बेटा? धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? विशाल जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बेटा? धौलावीरा से। तो ये जलाशय से भी क्या क्या करते होंगे। और इसके अलावा सिंचाई ये वर्षा के जल पर डिपेंडेंट होंगे। वर्षा के जल पर भी ये वर्षा के जल पर निर्भर रहे होंगे, है कि नहीं? क्योंकि उतने साधन नहीं मिल रहे हैं तो ये वर्षा के जल पर भी निर्भर रहे होंगे। इसके अलावा नहर, देखो हालांकि नहर के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं, लेकिन अफगानिस्तान का जो सुर्तगुही नामक स्थान है वहां से नहर के साक्ष्य मिले हैं। मतलब इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी सारी बड़ी सभ्यता थी और इतनी जगह नहर के साक्ष्य मिले हैं, तो ये नहर का साक्ष्य नहीं कहलाएगा। तो आप ये कहोगे प्रश्न क्या बनेगा? मैं आपको प्रश्न को स्ट्रेटजी बता रहा हूं नहर को लेकर। तो नहर के जो साक्ष्य मिले हैं वो सुर्तगोई से मिले हैं। कहां से मिले हैं? सुर्तगोई से मिले हैं। लेकिन जब आपसे ये प्रश्न पूछे जाए कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नहर का साक्ष्य मिला है, तो आपको क्या करना है? सुर्तगोई से। लेकिन बेटा यहां पर ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, जो सेट करता है एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्नों को, तो मैं आपको यहां पर आपकी दुविधा खत्म कर देता हूं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों से मेरा सामना हो चुका है, ताकि आपको ना करना पड़े। आपको यदि क्वेश्चन मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता से निम्न में से किसके साक्ष्य नहीं मिले? किसके साक्ष्य नहीं मिले? आपसे प्रश्न ये पूछा गया, तो आपने ए बी सी डी, तो आपसे पूछ लिया गया हड़प्पा सभ्यता से किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो मूर्तियों के, बी मनकों के, मनका, कुआं, और आपका पूछ लिया गया नहर। तो बेटा तो हड़प्पा सभ्यता में आपको किसके साक्ष्य नहीं मिले? तो आपको किसको टिक करना है बेटा? नहर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्यों? एक जगह नहर मिलने से ये सिद्ध नहीं हो जाएगा कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में नहरों का जाल बिछा हुआ था। क्लियर? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तो ऑलरेडी बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बसी हुई थी, तो नदियों से जल की आपूर्ति हो जाती होगी ना, नदियों से पानी की जल की आपूर्ति सिंचाई के लिए हो जाती होगी, तो उन्हें नहर की तो आवश्यकता ही नहीं थी। इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं तो नहर का भी क्या करेंगे? पहली बात तो ये प्रश्न आपके सामने उपस्थित होता है। और नहर के उतने साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे हम कह पाए कि हड़प्पा सभ्यता में नहरों का विस्तृत जाल था, है ना। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता में नहरों के साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से नहरों के साक्ष्य मिले, तो वो आप कहोगे सुर्तगोई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। और आप इस चीज को समझ भी गए होंगे। अब हम बात करेंगे बेटा कृषि के साथ पशुपालन की,
क्योंकि अर्निंग का दूसरा तरीका पशुपालन भी होता है। गांव में क्या करते हैं लोग, कृषि तो करते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आय करने के लिए, जिससे घर का समुचित खर्चा चलता रहे, वो पशुपालन भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पशुपालन। और कृषि के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि का उदाहरण होता है ना। तो दूसरी बात हम किसकी बात करने वाले हैं, पशुपालन की। तो देखो अभी क्या किया था इन लोगों ने, अभी इन लोगों ने क्या किया था, कृषि कर रहे थे, और कृषि के साथ पशुपालन करना, कृषि के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि का उदाहरण है। क्या है बेटा, मिश्रित कृषि का उदाहरण है कृषि। ये क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। क्यों, मिश्रित क्या होता है, मिश्रित जब आप, मिश्रित कहना होता है मिलाना, किसी चीज को मिला देना। जैसे कांसे मतलब तांबे में टिन मिला देना। मिश्रण में एक चीज दूसरी चीज को सपोर्ट करती है, उल्टी नहीं होती है, वरना मिश्रण कैसे होगा। जैसे चीनी, चाय मतलब दूध में पानी का डाल देना, भाई पानी दूध को सपोर्ट कर रहा है, दूध पानी को सपोर्ट कर रहा है। चीनी का डाल देना, चीनी इन दोनों को सपोर्ट कर रही, वो इनको सपोर्ट कर रही, तभी तो मिश्रण बन पा रहा है। मतलब एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ऐसा तो है नहीं कि पानी में कंकड़ डाल देना, ये क्या मिश्रण है, ये मिश्रण नहीं है ना, ये मिश्रित नहीं है, यह असमांगी मिश्रण हो जाएगा, है ना। तो आप देखोगे तो कृषि से जो भूसा निकलता है वो पशुओं को खिलाया जाता है, समझ रहे। कृषि से जो चारा निकलता, घास निकलता है, वो पशुओं को खिलाया जाता है, और पशुओं से जो गोबर निकलती है वो खेत में डाली जाती है, जिससे कृषि अच्छी हो। और इन दोनों से फायदा किसको होता है, किसानों को होता है। एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कृषि और पशुपालन, इसी कारण मिश्रित कृषि। और ये मिश्रित कृषि भारत में सबसे पहले नवपाषाण काल में विकसित हुई थी। कब हुई थी बेटा, नवपाषाण काल में। तो ये नवपाषाण काल की देन है, नवपाषाण काल की देन है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, नवपाषाण काल की देन है। तो बेटा हम बात किसकी कर रहे हैं, नवपाषाण काल की, है ना। तो बात सॉरी नवपाषाण काल की देन है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किस पशुपालन की बेटा, पशुपालन की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की। तो पशुपालन में कई पॉइंट हमारे सामने निकल कर आते हैं कि मतलब भाई पशुपालन कर रहे हो, तो पशुपालन में जब आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता में कई प्रकार के पशुओं के चित्र मिले हैं, मतलब खिलौने मिले हैं, उनके मोहरों पर चित्र भी बने हुए हैं। हूबहू नहीं मिल गए कि हड़प्पा सभ्यता से कोई ऊंट आया निकल के आकर और यहाँ बोलने लगा कि मैं हड़प्पा सभ्यता से आया हूँ, तो ऐसा तो नहीं है ना। इतनी लंबी आयु तो किसी की नहीं है। तो बेटा यहाँ पर एक कुबड़ वाले सांड के, यहाँ पर क्या है बेटा, एक कुबड़ वाला सांड था। क्या था बेटा, कुबड़ वाला सांड, जो इनका प्रमुख पशु था। सांड या बैल, कुबड़ वाला बैल लिख लो, है ना, आप समझ नहीं पाओगे, कुबड़ वाला बैल। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा वासियों का प्रमुख पशु कौन था, प्रमुख, मैं फिर कह रहा हूं प्रमुख पशु कौन था बेटा, कुबड़ वाला सांड था, प्रमुख पशु था इनका। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। भाई अब ये सोचो कि एक सींग किसी का होता है, भाई एक सींग किसी का होता है, मोहरों पर एक सींग लगा हुआ है और गैंडा की तरह आकृति है। तो आज तक आपने कोई ऐसा जानवर देखा कि जिसका एक सींग हो? नहीं ना। तो ऐसे ही लगता है कि जो एक सींग वाला गैंडा है, ये इसका क्या था, एक काल्पनिक पशु था। क्या था, एक काल्पनिक पशु था। और मोहरों पर सर्वाधिक इसी का चित्र मिलता है, मोहरों पर सर्वाधिक चित्र मिलता है इसका, सर्वाधिक चित्र किसका, एक सींग वाले गैंडे का। मतलब इसका एक सींग वाला जो गैंडा था, इनका ये क्या था, पवित्र पशु था। क्या था बेटा, पवित्र पशु था। और इसकी ये लोग क्या करते रहे होंगे, पूजा करते रहे होंगे। क्या करते रहे होंगे बेटा, पवित्र पशु की क्या करते रहे होंगे, पूजा करते रहे होंगे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से किन किन जानवरों के साक्ष्य मिले हैं, है ना। पशुपालन करते थे तो किन किन पशुओं का, किन किन जानवरों का या पशुओं का क्या करते थे, ये पशुपालन करते थे, है ना। तो वो कौन कौन से थे बेटा, वो थे मतलब आपका ये कुत्ता से, बिल्ली से,
हिरण से, भैंसा से, बकरी से और ऊंट से, गधा से परिचित थे। इतने सारे नाना प्रकार के उनसे परिचित थे। लेकिन प्रश्न ये बन जाता कि अपरिचित कौन से थे। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ऐसे कितने पशु थे जिनसे ये अपरिचित थे। तो चलो देख लेते हैं कि अपरिचित किससे थे। तो अपरिचित थे एक गाय से, क्योंकि गाय के स्पष्ट प्रमाण नहीं देखने को मिलते हैं। गाय के क्या नहीं मिले हैं, यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण देखने को नहीं मिले हैं। तो ये गाय से अपरिचित थे और घोड़े से भी अपरिचित थे। क्या थे बेटा, गाय और घोड़े दोनों से ये अपरिचित थे। और सिंह यानी शेर, सिंह, इन तीन चीजों से ये क्या थे बेटा, अपरिचित थे, क्योंकि इनके तीनों के प्रमाण नहीं पाए गए। हालांकि कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो मैंने क्या बताया कि हड़प्पा सभ्यता से इन तीन के साक्ष्य नहीं मिले। वो पूछे कि कितने जानवरों से अपरिचित थे, तो आप बता दोगे भाई इनमें एक आध का नाम आ गया तो आपने बता दिया। लेकिन आपसे ये पूछे कि घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य कहां से मिले हैं। देखो दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो घोड़े के अस्थि पंजर के जो साक्ष्य मिले हैं वो सुरकोटड़ा से मिले हैं। घोड़े के दांत कहां से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। लेकिन मिले तो हैं, लेकिन सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहे कि ये घोड़े की ही है। क्या है, इसी कारण हमारे इतिहासकारों ने माना है कि घोड़े से ये लोग क्या रहे होंगे, अपरिचित रहे होंगे, और सिंह से और गाय से भी ये क्या रहे होंगे, अपरिचित रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात कर लेते हैं, उद्योगों की। आर्थिक जीवन का दूसरा हिस्सा क्या, तीसरा हिस्सा क्या होता है, उद्योग। उद्योग में क्यों अच्छे खासे व्यक्ति लगे होते हैं और उनसे वहां से उनको रोजगार प्राप्त होता है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं उद्योग की। अब भाई उद्योग का मतलब कई प्रकार की फैक्ट्रियां थी। पत्थर फैक्ट्री थी, क्या थी बेटा, पत्थर फैक्ट्री थी। मन के बनाने की फैक्ट्री थी, मन के बनाने की फैक्ट्री थी। मन के बनाने की फैक्ट्री थी। इसके अलावा चूड़ियों की भी फैक्ट्री रही होगी, चूड़ियों की फैक्ट्री। मूर्तियां बनाने की भी फैक्ट्री रही होगी। क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको मिली हैं तो इन सब की क्या रही होंगी, फैक्ट्री रही होंगी। तो पत्थर बनाने की फैक्ट्री, पत्थर बनाने की फैक्ट्री मतलब पत्थर के उपकरण बनाना। इसमें क्या होता थे, पत्थर के उपकरण बनते थे। क्या होते थे इसमें, पत्थर के उपकरण बनते थे। और ये पत्थर बनाने की फैक्ट्री मिली है सुक्कर से। कहां से मिली है, सुक्कर। सुक्कर नामक स्थान से पत्थर बनाने की फैक्ट्री प्राप्त हुई है। पत्थर के उपकरण बनाने की फैक्ट्री। अब पत्थर के उपकरण में क्या होते हैं, सिलबट्टे बनाते थे, चक्की बनाते थे। जैसे ये पत्थर के उपकरण क्या हो गए प्यारे बच्चों, पत्थर के उपकरण क्या हो गए, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जैसे पत्थर के उपकरण बांट हो गए, क्या हो गए, बांट हो गए। सिलबट्टे हो गए, क्या हो गए, सिलबट्टे हो गए। चक्कियां हो गई, क्या हो गई, चक्कियां जिनसे आटा पीसते हैं, चक्कियां हो गई। और भी नाना प्रकार के यहाँ पर पत्थर के उपकरण बनाए जाते रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद मन के बनाने की फैक्ट्री बेटा दो जगह से मिली है। एक तो आपकी चनहुदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है बेटा, चनहुदड़ो से मिली है। और दूसरी कहाँ से मिली है बेटा, लोथल से मिली है। तो मन के बनाने की भी फैक्ट्री दो जगह से मिली है। ठीक है, अब चूड़ियां बनाने की फैक्ट्री और चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। तो आप लगाइए आज से कि यहाँ की फैक्ट्री भी कहाँ होगी, यहीं पर रही होगी। चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। मूर्तियां बनाने की फैक्ट्री, क्योंकि मूर्तियां बनाई जाती थी,
मूर्तियां आपने देखी है, नर्तक की मूर्तियां बनी हैं, खेल खिलौने की मूर्तियां हैं, नाना प्रकार की मूर्तियां बनी हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जब हम इसकी बात कर लेते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं व्यापार की। क्या कर लेते हैं? व्यापार की बात कर लेते हैं। तो जब व्यापार की बात करते हैं तो थोड़ी बहुत, एक मिनट रुके आप लोग। व्यापार, व्यापार का प्रकार, व्यापार के प्रकार, व्यापार कितने प्रकार का था? यहाँ पर व्यापार दो प्रकार का था। एक तो एक तो बाह्य व्यापार होता था, यानी विदेशी व्यापार होता था इस सभ्यता का, विदेशी व्यापार। और दूसरा क्या था बेटा? आंतरिक व्यापार। आज भी हमारे देश का व्यापार आंतरिक भी होता है और विदेशी भी होता है। प्यारे बच्चों देखो, आंतरिक का मतलब दिल्ली का मुंबई से होता है, मुंबई का नागपुर से होता है, नागपुर का इंदौर से होता है, इंदौर का कोलकाता से होता है, उसका चेन्नई से होता है। तो ये इंटरनल व्यापार हो गया। एक्सटर्नल व्यापार में यदि हम बात करेंगे, फॉरेन ट्रेड में हम बात करेंगे तो भारत का यूएसए से हो गया, यूएसए का चाइना से हो गया, चाइना का इंडोनेशिया से हो गया, इंडोनेशिया का ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। तो मतलब ये हम क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय विदेशी व्यापार हमारा किन किन से होता था? तो क्रेट की सभ्यता से होता था, मिस्र की सभ्यता से होता था, क्रेट, मिस्र और मैसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। कहाँ से होता था? मैसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। और फारस की खाड़ी से होता था, फारस की खाड़ी से होता था। तो ये हमारा विदेशी व्यापार था उस समय। आंतरिक व्यापार में आपको समझा चुके हैं कि मतलब हड़प्पा सभ्यता के आंतरिक भागों में होता था। सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के आंतरिक नगरों में होता था। ये एक नगर को दूसरे नगर तक व्यापार होता था। तो भाई ये व्यापार व्यापार कौन कौन से मार्ग से होता था? व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे भाई? व्यापार तो कई प्रकार से होता है। रोड से होता है, वायु परिवहन, मतलब आज तो प्लेन भी चल गए हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब किस प्रकार से होता था? जल से होता था, थल से होता था, नभ से होता था, कैसे होता था? तो मतलब व्यापारिक मार्ग कौन कौन से होते थे? व्यापारिक मार्ग कितने होते थे? तो व्यापारिक मार्ग का मतलब है यहाँ पर दो प्रकार के मार्ग होते थे। जलीय मार्ग से भी व्यापार होता था, जलीय मार्ग से भी होता था, और स्थलीय मार्ग से भी होता था व्यापार। कहाँ होता था? स्थलीय मार्ग से भी क्या होता था? व्यापार होता था। जलीय मार्ग में नदियों का प्रयोग किया जाता था, नदियों का और नदियों का और समुद्र का प्रयोग किया जाता था। स्थल मार्ग में सड़कों का प्रयोग किया जाता था। स्थल मार्ग में किसका? सड़कों का। और जब स्थलीय जलीय मार्ग में समुद्रों का प्रयोग किया जाता था तो समुद्र के किनारे क्या होते हैं? बंदरगाह होते हैं। क्या होते हैं? बंदरगाह होते हैं। तो सैंधव घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे बेटा? सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल था। इसके बाद बालाकोट था। क्या था बेटा? बालाकोट था। डावरकोट था। क्या था बेटा? डावरकोट था। डावरकोट था। और सुत कागेडोर था। सुत कागेडोर था। सुत कागेडोर था और सोत का कोय था। ये क्या था? सोत का कोय। तो इस प्रकार से क्या थे इसके? इस प्रकार से लोथल, बालाकोट, डावरकोट, सुत कागेडोर और सुत मतलब आपका सोत का कोय, इस प्रकार से क्या थे? इनके प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। अब सड़क से व्यापार हुआ करता था। तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है। 10 मीटर चौड़ी यहाँ से सड़क मिली है। और वैसे यहाँ पर सड़कों का एक जाल बिछा हुआ था। इसे भारत का प्रथम राजपथ कहा गया। प्रथम राजपथ इसे भारत का प्रथम राजपथ या राजमार्ग की संज्ञा से नवाजा गया। इसे भारत का क्या कहा गया? प्रथम राजपथ कहा गया। अब आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि यातायात के साधन कौन से थे भाई? यातायात में किसका प्रयोग करते थे? यातायात के साधन
यातायात के साधन कौन कौन से थे? बैलगाड़ी, क्योंकि बैल मिले हैं तो बैलों से गाड़ी खींची जाती होगी, बैलगाड़ी थी। और जहाज से, क्योंकि बंदरगाह पर क्या होते हैं? जहाज। लोथल से डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, ठीक है, तो जहाज से भी होता होगा। इसके अलावा बैलगाड़ी हो गया, जहाज हो गया। भाई कहाँ है नदी? कहाँ है बेटा? नदियों में क्या होती? नाव होती है, तो नाव से भी होता रहा होगा। तो इसके अलावा भैंसा गाड़ी से भी होता रहा होगा, क्योंकि भैंसा मिले हैं तो इनसे क्या होगी? भैंसा गाड़ी। तो ये यातायात के इनके क्या थे बेटा? साधन थे। अब बेटा अब बात ये आती है कि भाई व्यापार करने के लिए वस्तुएं बनाई जाती हैं, और वस्तुएं बनाने के लिए कच्चा माल होता है। कच्चा माल ये कहाँ से लाते थे? मान के चलो ये लोग कांसा बनाते थे, कांसा में टिन मिलाते थे, तो टिन कहाँ से लाते थे? तांबा कहाँ से लाते थे? तभी तो दोनों को भाई कच्चा माल कहीं से लाया जाता है, कहीं इकट्ठा किया जाता है, कहीं फैक्ट्री में उत्पादन किया जाता है ना। तो देखो अब एक कच्चा माल, मान के चलो व्यापार में एक कच्चा माल कहाँ से लाते थे? कच्चा माल भाई ये टिन कहाँ से लाते थे? ये टिन लाते थे अफगानिस्तान से, है ना। इसके अलावा टिन तांबा कहाँ से लाते थे बेटा? राजस्थान से। कहाँ से लाते थे? राजस्थान से। और राजस्थान में कहाँ से? खेतड़ी की खदानों से। कहाँ से बेटा? खेतड़ी की खदानों से, खेतड़ी की खदानों से। इसके अलावा फिरोजा कहाँ से लाते थे बेटा? फिरोजा खुरासान। कहाँ से लाते थे? खुरासान यानी ईरान से लाते थे। कहाँ से लाते थे? ईरान से लाते थे। इसके अलावा सोना कहाँ से लाते थे? कर्नाटक से। कहाँ से लाते थे? कर्नाटक से। कर्नाटक में कहाँ से बेटा? कोलार की खानों से। आज भी निकलता है यहाँ से तो, और कोलार की खानों से। गोमेद कहाँ से लाते थे बेटा? गोमेद कहाँ से लाते थे बेटा? सौराष्ट्र से। कहाँ से लाते थे? सौराष्ट्र से। इसके अलावा गोमेद के अलावा अब और क्या बच रहा है? गोमेद के अलावा यदि कुछ मंगाते थे ये लोग तो लाजवर्द कहाँ से लाते थे? लाजवर्द कहाँ से लाते थे? ये अब बदख्श खां क्षेत्र से। बदख्श खां क्षेत्र कहाँ पड़ता है बेटा? उत्तरी अफगानिस्तान में। ये कहाँ पड़ता है बेटा? उत्तरी नॉर्थ अफगानिस्तान में पड़ता है। तो इस प्रकार से ये दूर दूर से कच्चा माल लाते थे, फिर इस कच्चे माल से फैक्ट्रियों में पक्का माल बनाते थे, फिर व्यापारी इसको एक्सपोर्ट कर देते थे, मतलब इसको ट्रेड के द्वारा जगह जगह तक पहुंचाते थे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आर्थिक जीवन भी हमारा खत्म हो गया। लेकिन आज हम आर्थिक जीवन के साथ एक पॉइंट और कवर करने वाले हैं, राजनीतिक जीवन जो मात्र 2 मिनट का है। इसके बाद हम सांस्कृतिक जीवन को अगले उसमें मतलब क्या करेंगे? अगले भाग में कंप्लीट भाग करेंगे। तो राजनीतिक जीवन में जब आप बात करोगे तो राजनीतिक जीवन में आपको 2-3 चीजें याद रखना है। शासक वर्ग कौन रहा होगा? यहाँ की शासन सत्ता किसके हाथों में रही होगी? व्यापारी वर्ग में, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी वर्ग के ज्यादा अवशेष मिले हैं, तो ऐसे पता चलता है कि व्यापारिक वर्ग का यहाँ पर शासन रहा होगा। यदि हमने इसकी कैपिटल की बात की थी, किसकी बात की थी? कैपिटल की, तो कैपिटल को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा। क्या कहा बेटा? जुड़वा राजधानी। किसने कहा? जुड़वा राजधानी। किस व्यक्ति ने कहा? उसका नाम पूछ लेते हैं। स्टुअर्ट पिगट ने। किसने कहा बेटा? स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा राजधानी की ने संज्ञा दी है। इसके अलावा दुर्ग या किले के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बेटा? तो मोहनजोदड़ो के पूर्वी इलाके से मिले हैं। मोहनजोदड़ो के पूर्वी इलाके से मिले हैं, पूर्वी इलाके से मिले हैं, समझ रहे। और ये था आपका मोटे मोटे तौर पर राजनीतिक जीवन, जिसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है प्रॉपर तरीके से, तो आप चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे
हमारा जो लगाव है वो आपसे ऐसे ही बना रहे। और कमेंट्स करें, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट में लिखें, मैं कमेंट पढ़ूंगा और कमेंट का आपको अगली क्लास में उसका रिप्लाई करूंगा। ये मेरी गारंटी है आपसे। मैं आपसे इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि मैं आपके पूरे कमेंट्स पढ़ूंगा और उसको आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद दोस्तों, खुश रहो। बंद कर दी हमने।